चलिए, सो कल के लेक्चर में आई गेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक तो हमने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस कर लिया था, और अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली वो है ऑडिट एंगेजमेंट। तो मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन भी पूछा था कि सर ऑडिट एंगेजमेंट जो है वो क्या पर्पस के लिए होता होगा। तो आप लोगों ने कुछ आंसर दिया था। किसी को याद है कि अगर हम बात करने जाएं ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में, सो बेसिकली ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एक्चुअली में क्या है। तो सर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। जैसे मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको एक ऑफर लेटर मिलता है, एक प्रकार का वो एंगेजमेंट लेटर तो है जो आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, प्रोस्पेक्टिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप एक्सेप्ट करोगे तो उसके बाद वो आपका एम्प्लॉयर बनेगा, आप उसके एम्प्लॉय बनेंगे, आप उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे। तो जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर होता है, इसी तरीके से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में एक प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर अपने क्लाइंट को एक लेटर हेड पर, अपने लेटर हेड पर क्या करेगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखकर भेजेगा। तो लेटर का पर्पस क्या होना चाहिए? लेटर सब एस्टैब्लिश क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट। बताइए स्कोप ऑफ ऑडिट क्यों जरूरी है? आप सोचिए कि अगर हम यहां पर बात करने जा रहे हैं कि सर एक ऑडिटर को अपॉइंट किया गया, तो इसमें स्कोप ऑफ ऑडिट लिखवाने की क्या जरूरत है? ये इसीलिए आपको रिटर्न में मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है। कई स्टूडेंट लिख रहे सर ऑडिट प्लानिंग के लिए। आप सामने वाला कल को आपसे बोले कि यार मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आपको लिखना पड़ेगा, बुक्स की अकाउंटिंग भी आपको करनी पड़ेगी, तो क्या आप करोगे? नहीं करेंगे तो सर आप स्टार्टिंग में ही क्या करोगे, सामने वाले से रिटर्न में अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को प्रिस्क्राइब करा लो कि हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होने वाला है। तो ऑडिटर का स्कोप क्या होता है, अगर आप में से किसी को पता हो, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट? ऑडिट ऑडिट का क्या स्कोप होता होगा? एज बीइंग ए ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। अभी हम पढ़ेंगे आने वाले समय में कि ऑडिट में जब हमारा स्कोप डिसाइड होता है तो हमें ऑडिटर को एज ए ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने पड़ते हैं कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड फेयरली और नॉट, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंप्लीटेड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, whether financial reporting is prepared as per the applicable financial reporting framework। तो जब एक engagement लेटर ऑडिटर और जो पार्टी है, जो क्लाइंट है, उसके बीच में पहले से ही स्कोप ऑफ ऑडिट डिसाइन हो जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईच पार्टी और रिलेवेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या करते हैं, हम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिख लेते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज ए पार्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस? क्या ये एक ऑडिट एविडेंस है? यस और नो, ट्रू और फॉल्स? चलिए आप लोगों को आंसर देना है सभी को कि सर ये ट्रू है या फॉल्स है। आप ही आंसर दीजिए। कितने लोगों को लगता है? जरा हैंड रेस कर दो, ऐसे समझ नहीं आ रहा है। जिनको ट्रू लगता है वो पहले हैंड रेस करें कि सर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एक प्रकार का ऑडिट एविडेंस है। जिनको लगता है वो हैंड रेस कर दी। दो दो बच्चों ने, तीन बच्चों ने हैंड रेस कर दिया है। पांच बच्चों। अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट एविडेंस? क्या पर्पस होता होगा ऑडिट एविडेंस का? आपको लिखना है, क्योंकि आप जब तक एज ए ऑडिटर नहीं सोचेंगे आप सीपीए की इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट एविडेंस? क्या पर्पस होता है? सोचो, कहीं पढ़ा नहीं है फिर भी दिमाग लगना चाहिए। अविनाश दुबे ने सही लिखा। मुझे ऐसा क्यों लगा, अगर अविनाश तुम सीए इंटर के स्टूडेंट हो, ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को।
कई बच्चे बोल रहे हैं टू वेरीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ऑडिट एविडेंस इज अ बेस फॉर एक्सप्रेसिंग ऑफ ओपिनियन। ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर ही आप ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। तो अब मुझे बताइए, क्या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के बेसिस पर आप ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस और नो? तो क्या जब जिसके बेसिस पर हम अपने ऑडिट एविडेंस ही नहीं कर सकते, तो क्या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या हमारे लिए एक ऑडिट एविडेंस हो जाएगा? क्या नहीं हो जाएगा? देखिए, आप अपने आप से ही क्वेश्चन पूछिए और अपने आप से ही आंसर देना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ रटने से काम नहीं होगा, यहां पर रटने की जरूरत ही नहीं है। तो सर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का थोड़ा सा फॉर्मेट समझे। तो सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। द एंगेजमेंट लेटर शुड बिगिन फॉर्मल एड्रेस टू द क्लाइंट। फॉर्मली आप एड्रेस करोगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोगे और उसके अंदर आप बताओगे पर्पस ऑफ लेटर क्या है, एंगेजमेंट लेटर में पर्पस क्या है। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ द ऑडिट। तो आपसे आज के बाद दो क्वेश्चन पूछे जाएं, क्या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में स्कोप ऑफ ऑडिट मेंशन होता है, यस और नो? आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में कभी भी ऑडिट का स्कोप मेंशन नहीं होता है। क्या ऐसी कैसी बातें करते हो आप? मैनेजमेंट से लिखकर ये लेते हो कि आपके क्या क्या काम हैं। स्कोप ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में कैसे आ जाएगा? क्यों बच्चे आप लोग सब ऐसी बातें कर रहे हैं कल पढ़ने के बावजूद? तो इसके अंदर स्कोप नहीं आता। स्कोप किसके अंदर आता है? एंगेजमेंट लेटर। क्लियरली डिफाइन द स्कोप ऑफ ऑडिट, स्पेसिफाई विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट विल बी ऑडिटेड। क्या स्पेसिफिक रेगुलेटरी रिपोर्टिंग होगी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अधेयर करना पड़ेगा, जिसका कंप्लायंसेस उसको करना पड़ेगा। तो स्कोप ऑफ ऑडिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। तो चलिए आपसे फिर से पूछा जाता है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर? तो सर ऑडिटर का काम सबसे पहले तो एक ऑडिट करना है अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अभी हम पढ़ने वाले आने वाले समय में कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन से होते हैं। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ऑडिटर को ऑडिट यूएस गैप के अकॉर्डिंग करना चाहिए क्या? यस और नो? क्या यूएस गैप के अकॉर्डिंग ऑडिट करना चाहिए? नहीं बेटा, यूएस गैप के अकॉर्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। यूएस गैप के अकॉर्डिंग ऑडिटिंग नहीं होता। इट इज नॉट एन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, इट इज ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो दोनों में फर्क समझिए। यहां पर लिखा है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, कि एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑडिट किया जाता है, यूएस गैप के अकॉर्डिंग ऑडिट नहीं किया जाता। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो टाइम से ऑडिट कंप्लीट करे। ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर। बताइए ऑडिट प्रोसीजर के नाम। व्हाट आर द नेम ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर? सब पढ़ के आ चुके हैं आप फंडामेंटल सेशन में। सर कल ही तो पढ़ाया था आपने, एनालिटिकल प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज ए ऑडिटिंग प्रोसीजर। तो सर एंगेजमेंट लेटर में डिस्क्राइब हाउ द ऑडिटर प्लान टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट ड्यूरिंग द ऑडिट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट क्या क्या होगी ये भी हम मेंशन करवा लेते हैं, कि क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, यानी ऑल द रिलेवेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन कौन मेंटेन करेगा सर? क्लाइंट मेंटेन करे। इंटरनल कंट्रोल किसका काम है? क्लाइंट का काम। कंप्लायंसेस
कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंसेस है। बताइए, गिव मी 2 एग्जांपल ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। मैं आप लोगों को पार्टिसिपेट इसीलिए करा रहा हूं। बताइए कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशन के कंप्लायंसेस करने पड़ते होंगे? लेबर लॉ और इन्वायरमेंटल लॉ, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स भी तो एक लॉ है, कस्टम है, ये सब क्या है? तो बीइंग ए मैनेजमेंट, बीइंग ए ऑडिटर, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले से ही हम अपने एंगेजमेंट लेटर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा लें कि कंप्लायंसेस का जो टास्क है वो मैनेजमेंट का है, हमारा नहीं है, और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। फीस एंड पेमेंट टर्म्स, फीस एंड पेमेंट टर्म्स भी आप क्या करेंगे? एंगेजमेंट लेटर में आप मेंशन कर देंगे। टर्म्स एंड टर्मिनेशन कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, उस रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होगा, क्या फाइनल ऑडिट रिपोर्टिंग होगी, कौन सा जुडिक्शियल लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और अगर आप मुझसे कोई एडिशनल सर्विसेज की डिमांड करते हैं तो मैं क्या आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकता हूं, एडिशनल फीस ले सकता हूं, और क्लाइंट को इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, साइनिंग करना पड़ेगा। तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएगा। तो एंगेजमेंट लेटर को अगर आप लोगों को बोला जाए चैट बॉक्स में लिखने के लिए कि सर एंगेजमेंट लेटर वर्सेस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन वर्ड में डिफरेंस के लिए एक एक लाइन लिख दीजिए, एक एक लाइन लिख दीजिए आप लोग, अगर आप वाकई समझ गए तो एक एक लाइन में। मैं देखना चाहता हूं क्या क्या लिखते हैं आप। Engagement letter is prepared by the auditor, management report prepared by the management। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है सर। सबसे पहले तो एंगेजमेंट लेटर में टर्म्स एंड कंडीशन आती है जिसके बेसिस पर क्या किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा, तो हम एंगेजमेंट लेटर को ये बोल सकते हैं। और मैनेजमेंट लेटर, मैनेजमेंट एक प्रकार से आपको रिटर्न में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता रहा है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर लिया है कि नहीं कर लिया। The audit terms formal evidence that management understand their responsibility and that management has performed of। तो मैनेजमेंट एक प्रकार का डिक्लेरेशन दे रहा है, that is called management representation। और ऑडिट एंगेजमेंट लेटर टर्म्स एंड कंडीशन। ये बेसिक डिफरेंस आपको क्या है, डिफरेंस आपको डे वन से क्या होना चाहिए इसके बारे में पता होना चाहिए, देन ओनली विल बी एबल टू परफॉर्म। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने अभी आपसे एक बात कही कि सर जो भी ऑडिट किया जाएगा उसको हम गैस के अकॉर्डिंग करेंगे, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। किसके द्वारा करेंगे? तो एग्जामिनर आपको गैप भी लिखकर देगा जानबूझकर, बस इतना फर्क समझना, पी की जगह ऐसे जनरली एक्सेप्टेड। अब पूछ लिया जाएगा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गैप का कंप्लायंसेस, मेंशन इन चैट बॉक्स। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गैप का कंप्लायंसेस, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गैस का कंप्लायंसेस? तो सर ऑडिटर GAAS और GAAP मैनेजमेंट। जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आर सेट ऑफ सिस्टमेटिक गाइडलाइंस। एक सिस्टमेटिक गाइडलाइंस दी जाएगी जिसके बेसिस पर ऑडिट किया जाएगा। तो गैस कहीं ना कहीं ऑडिटर का ऑडिटिंग टूल होगा सर। व्हाट इज दिस? दिस इज द ऑडिटिंग टूल ऑफ द ऑडिटर to accuracy, consistency, verifiability of the auditor action and report।
तो जितने भी ऑडिट किए जाएंगे सीपीएस के द्वारा, उसको गैस, तो गैस के लिए स्टैंडर्ड बॉडी का क्या नाम है? द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ESB। और अकाउंटिंग के लिए होता FASB। तो दोनों में फर्क सिर्फ देखने को मिल रहा होगा आपको AA का, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और यहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ऑडिटर क्या करेगा? गैस के कंप्लायंसेस करेगा और मैनेजमेंट गैप के कंप्लायंसेस करेंगे। ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो गैस का काम यही है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बाद में अगर फ्रॉड और एरर निकल जाता है, क्या हम ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? क्या हम ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं इस बात के लिए कि आपने, और क्यों नहीं ठहरा सकते? ऑडिटर क्या बोल देगा जिसके बेसिस पर वो बच जाएगा? तो सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात, ऑडिटर एंड में बोल सकता है कि मैंने गैस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का कंप्लायंसेस करते हुए अपनी ऑडिटिंग प्रोसीजर को परफॉर्म किया। दैट्स व्हाई ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर किसी भी प्रकार का फ्रॉड और एरर क्या हो जाता है, डिटेक्ट हो। तो बीइंग ए ऑडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस यही है कि आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अगर अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आपको आपका ऑडिटिंग जो है, ऑडिटिंग टास्क जो है, वो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करना चाहिए। और यूएस गैप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूएस गैप इज ए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि SEC, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के द्वारा क्या किया गया है, स्टैब्लिश किया। जैसे इंडिया में सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या टास्क होता है? तो उसका काम क्या होता है? सेबी का काम क्या होता है? कुछ ना कुछ काम तो होता ही होता होगा। सर यस, होता है। क्या काम होता है? कि सर सिक्योरिटी मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, फेयर डीलिंग कराना। तो इसी तरीके से जैसे इंडिया में सेबी होती है, वैसे ही अमेरिका में क्या होती है, SEC होती। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। तो एम आई क्लियर ऑल द थिंग कि सर हमको गैस समझ में आ गया, गैप समझ में आ गया, ऐसी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको डे वन से क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो एक होता है GASB, गवर्नमेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो GSB मतलब गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो बनाए जाते हैं GSB के द्वारा। और अदर देन गवर्नमेंटल कंपनीज और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगी, वो एज पर FASB करेंगी। तो दोनों में फर्क है, GSB फॉर गवर्नमेंटल कंपनीज, FASB फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, और नॉट फॉर प्रॉफिट एंड क्या, अदर कंपनीज। तो सर मैं आपसे पूछूं, हॉस्पिटल GSB और FASB, मेंशन इन चैट बॉक्स। सो सर अगर आपने कोई स्पेसिफाई नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है, FASB क्या, हॉस्पिटल गवर्नमेंट है क्या? चलिए स्कूल, FASB और GSB, अगेन FASB। सर म्युनिसिपालिटी, जैसे इंडिया काउंटी कह लो, वहां पे काउंटी होती है, काउंटी। तो सर काउंटी क्या करेगी, GSB के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेगी, प्रिपेयर की। तो GSB गवर्नमेंटल अकाउंटिंग्स के लिए होते हैं यूएस, और FASB जो है, यूएस गैप जो होते हैं, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या किए जाते हैं, उसके बेसिस पर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाए। तो सर जनरली यूजर्स कौन होंगे? गवर्नमेंटल कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर टैक्स पेयर और सिटीजन्स होंगे। The primarily difference in the end user of GSB, the end user is generally taxpayer citizen। और सर जो
प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स तो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। ये सब आप समझते हैं, बिल्कुल सिंपल लेवल का प्रोविजन चल रहा है, अभी कोई टिपिकल नहीं है, बट यू शुड अवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स, जीएसबी, एफएसबी, एसईसी, अब आगे हमने इशूअर, नॉन इशूअर, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्या होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, जब भी गवर्नमेंटल अकाउंट, जब भी आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं सर? एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है, और एक बैलेंस शीट आती है। मेजरली तो ये तीन के बारे में बात करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज को भी क्या बोला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज। और गवर्नमेंटल कंपनीज जो होती हैं, गवर्नमेंटल कंपनीज नहीं, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ नेट पोजीशन बोलती हैं, क्योंकि यहां पर जो अकाउंटिंग की जाती है वो फंड अकाउंटिंग की जाती है। अब सर ये फंड अकाउंटिंग क्या होती है? बेटा फंड अकाउंटिंग जब आप यूएससीपीए का फार पढ़ेंगे तब आपको फंड अकाउंटिंग के लिए गवर्नमेंटल अकाउंटिंग का बेसिक लेवल का जो टॉपिक है वहां पे समझाया जाएगा। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के नाम से जानती है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। और गवर्नमेंटल कंपनीज जो है उसमें जो फंड अकाउंटिंग होती है वो मॉडिफाई अक्रूवल बेसिस पे होती है, और यहां पर अक्रूवल बेसिस। तो अभी दोनों के बीच का डिफरेंस हमें उतना डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये एफएआर का पार्ट है कि मॉडिफाई अक्रूवल अकाउंटिंग क्या होती है और फुल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंटल कंपनीज है वो मॉडिफाई अक्रूवल बेसिस पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करती हैं। फंड अकाउंटिंग जब होती है तो वो मॉडिफाई अक्रूवल बेसिस पर होती है। सर उसके बाद आपने हमें एसईसी के बारे में बताया कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, जैसे इंडिया में सेबी होती है वैसे यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, तो जिसका काम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट करना और फेयर डीलिंग को क्या करना, इंश्योर करना, और सिक्योरिटी मार्केट में किसी भी प्रकार के अगर कोई फ्रॉड होते हैं तो उसको प्रिवेंट करना। तो ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की होती है। तो जैसे इंडिया में सेबी होती है वैसे ही अमेरिका में क्या होता है? एसईसी होता है, जो मार्केट को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो ये सारे कुछ फंडामेंटल्स में हमने पार्ट को डिस्कस करना है। पिछले लेक्चर में एक टॉपिक छूट गया था, वो आज मैं डिस्कस कर लेता हूं, नोट्स में दिया हुआ है। वो ये था वर्ड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मैंने पहले ऑडिट रिस्क आपको पढ़ा दिया था। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब अगर बिल्कुल लेमन टर्म में पढ़ें, लेमन टर्म में एक आम आदमी की लैंग्वेज में, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वर्ड का अगर बिल्कुल मीनिंग समझने की कोशिश करें तो बी अलर्ट, अलर्ट माइंडेड। आपको क्या रहना है? अलर्ट माइंड। इनहेरेंट रिस्क गुरनूर इसमें इस टॉपिक में नहीं है। इनहेरेंट रिस्क आपको ऑडिट रिस्क में ऑलरेडी पढ़ा दी गई है, उसमें आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। इनहेरेंट रिस्क, ऑडिट रिस्क वो ऑलरेडी दूसरे टॉपिक में कवर हो चुकी है। तो अभी जब मेन लेक्चर आएगा तो अगेन उसको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अभी ये बेसिक लेक्चर है, तो अभी अगर हम इनहेरेंट रिस्क को ट्रांसफॉर्म यहाँ नहीं कर पाएंगे तो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, कि सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया, कल मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। कौन सा एग्जांपल दिया था? कि आपको क्या होना चाहिए? हमेशा शक की बीमारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो देखिए, अगर बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ें, माइंड सेट एंड अप्रोच, कि जब कभी भी आपके पास कोई इवेल्युएशन के लिए इंफॉर्मेशन आती, जैसे क्लाइंट ने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए कि ये हमारा एक एग्रीमेंट है, तो आपकी एक अप्रोच हमेशा क्या होनी चाहिए? उस इवेल्युएशन को क्रिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। आप बायस नहीं हो सकते कि इंफॉर्मेशन सही होगी। कल को मैनेजमेंट डायरेक्टर की, कोई एमडी की कोई रिपोर्ट आपके सामने आई और आप बायस हो गए, यार इतना बड़ा कंपनी का डायरेक्टर कोई रिपोर्ट गलत थोड़ी बना के दे सकता है। तो फिर आपने यहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को यूज नहीं किया। तो आपका टास्क किसी भी इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करते समय हमेशा इस बात की ओर फोकस करना है कि कहीं
जो इंफॉर्मेशन है उसमें कोई एरर तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। चलिए इस चीज को आप इंश्योर कैसे करेंगे, इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे कि कोई इंफॉर्मेशन आपको दी है, वो इंफॉर्मेशन का क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हुए आप कैसे इंश्योर करेंगे कि इस रिपोर्ट में, इस इंफॉर्मेशन में किसी प्रकार का कोई मिस स्टेटमेंट नहीं। क्या आपकी ड्यूटी होगी, थोड़ा सोचिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं कभी भी समझ में नहीं आएगा। आपके माइंड को आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि यार मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई है, मैनेजमेंट ने बोला ये कंपनी का 3 क्वार्टर का रिजल्ट है या 2 क्वार्टर का रिजल्ट। बहुत बढ़िया लिखा है परवेज इकबाल ने आंसर, बिल्कुल राइट पंच दिया है जो वर्ड में चाहता था। सर हमारी ऑडिट प्रोसीजर के द्वारा, ऑडिट प्रोसीजर, सिंपल सी बात है। ऐसे वर्ड यूज नहीं करना वेरिफिकेशन, जैसे श्रद्धा यूज कर रही वेरिफिकेशन, सुधांशु मित्तल ने ऑडिट प्रोसेस लिख दिया, वो प्रोसीजर प्रोसेस को ठीक मान ले। फिर आपने लिखा रेशोज, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। एक बात मैं आपको सीपी की ऑडिट के बारे में एक और बात, बहुत स्पेसिफिक आंसर बहुत कम पूछे जाते हैं। जनरली जितना सोचेंगे ऑडिट प्रोसीजर, अब ऑडिट प्रोसीजर वेरी जनरल वर्ड कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आई है सर, उस पर अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। अब आप बोल रहे हो चेकिंग करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, रेशो, ये सब किसके अंदर आ गए, किसके अंदर आ गए? इट इज ए पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिट प्रोसीजर इज ए वेरी ब्रॉड टर्म। तो सर इसका मतलब आप हमसे ये कहना चाहते हैं कि हम जब कभी भी ऑडिट करने जाएं तो हमें प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना है, हमें किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, सीधी बात तो ये है। मतलब हमारा को प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का सिंपल मीनिंग यही है कि हमें अब हर इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करना है, हेल्दी लेवल ऑफ डाउट, ये वर्ड मैंने हाईलाइट इसीलिए किए, इवेल्युएट द इंफॉर्मेशन, हेल्दी लेवल ऑफ डाउट, और नॉट टेकिंग थिंग्स एट देयर फेस वैल्यू। तो सर इसमें कहीं ये वर्ड तो लिखा नहीं आया, बीइंग अलर्ट माइंड, ये मैंने आपको जनरल सेंस में बताया। जो बुक की लैंग्वेज है वहां यही यही लैंग्वेज लिखी है, इवेल्युएटिंग द इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, हेल्दी लेवल ऑफ डाउट्स, नॉट टेकिंग थिंग्स एट फेस वैल्यूज। लेकिन इसको याद नहीं करना है। और अगर थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें, अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को समझने के लिए। जैसे आप एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के सीपीए हो गए, एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया कि एबीसी कॉर्पोरेशन, वो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी मतलब उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब आपके पास वो सिचुएशन आती है और आप उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं और आपने एक चीज ऑब्जर्व की सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रेवेन्यू फॉर द करंट फेज, और मैनेजमेंट कह रहा है कि ये जो रेवेन्यू हमारी बढ़ी है, ये जो इंक्रीज हुई है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो मार्केट में सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, इसके कारण हमारी सेल्स क्या है, इंक्रीज होगी। तो बीइंग एन ऑडिटर क्या ड्यूटी है आपकी? बीइंग ए ऑडिटर आपका यही काम है कि आप इस बात के ऊपर डाउट्स करें, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करें। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको बिलीव नहीं करना है, इसी को हम बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले आप क्रिटिकल इवेल्युएट करिए और आप देखिए कि क्या उसमें रिस्क है। रिस्क असेसमेंट का क्या मतलब है? एक वर्ड, अब ये बड़े टेक्निकल वर्ड है, रिस्क असेसमेंट। क्या करते हो आप रिस्क असेसमेंट का? रिस्क असेसमेंट सर, हम हाईवे पे 90 पे गाड़ी चलाने से पहले 100 बार सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? 120 पे नहीं सर, हमारी तो आदत ही 120 पे चलाने की है। वो जनरल केस में हो सकता है। तो सर जब आप किसी हाईवे पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं
उसी तरीके से जब आप किसी कंपनी के इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट कर रहे हैं तो आप हमेशा देखेंगे ना कि क्या रिस्क है कि यहां पर मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है। इस बात की रिस्क को असेस करना सबसे बड़ा काम आपका ये। और आप हमेशा इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस होंगे। अब इंडिपेंडेंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर। और आप आपकी ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। अब मैं आपसे एक और बात बोलता हूं कि आपने अभी पढ़ा कि सर हमें अपनी ऑडिट प्रोसीजर को एज पर गैस लगाना चाहिए। गैस में वो बात नहीं लिखी हो तो क्या करेंगे? कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसका गैस में कोई कोई हमको क्राइटेरिया नहीं दिया है, तो प्रोफेशनल जजमेंट, ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल जजमेंट का क्या मीनिंग हो सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट? मैं आप लोगों से पूछता हूं। बार बार एनालिटिकल प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर को मत लगाइए कि सर एनालिटिकल प्रोसीजर इज ए प्रोफेशनल जजमेंट। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। प्रोफेशनल जजमेंट ये कब आता है, कैसे आता है? प्रोफेशनल जजमेंट कैसे आता है, मुझे आप बताओ, कैसे आता है प्रोफेशनल जज? आपको गाड़ी पर बैठते से पता है कि नहीं कि अगर गाड़ी फुल स्पीड में चल रही हो और अचानक ब्रेक मारे तो गाड़ी स्लिप होती है, कैसे पता चलता है आपको? कैसे पता चलता है? आपने कभी 100 की स्पीड में गाड़ी बनाई है और सामने से कोई आ जाए और अचानक से आप ब्रेक मारते हो कि धीरे से ब्रेक मारते हो? ये बात आपको कैसे पता चली? सर हमारे पापा ने हमको बताया है। नहीं, आपके पापा ने नहीं बताया। जब आपने कभी अचानक खुद ने ऑब्जर्व किया होगा कि सर हम जब गाड़ी 90 की स्पीड से बढ़ा रहे हैं और अचानक कोई सामने आ जाए और अगर हम फुल ब्रेक मारे तो गाड़ी स्लिप होती है। सर जब हम कोई कार चला रहे हैं और चढ़ाव पे गाड़ी चला रहे हैं और अगर अचानक से हमने हैंड ब्रेक नहीं खींचा तो गाड़ी पीछे आ जाती है, सामने वाला ब्रेक मारते, ऐसे एक्सपीरियंस फेस किए कि नहीं किए आपने जिंदगी में कि आप कार चला रहे हो और चढ़ाव पे अचानक से, और आप नए नए सीखे हो, वो चढ़ाव पे गाड़ी आपने चढ़ा दी है और पीछे भी कोई, आगे भी पीछे कोई, आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ब्रेक पे पैर दबाना और हैंड ब्रेक खींचना। ये कैसे पता चलता है आपको? क्या कहीं बुकलेट में पता होता है ये? नहीं सर, ये ड्यूरिंग दी एक्सपीरियंस हमको पता होता है। तो जब ऑडिटर भी बहुत सारी चीजों बहुत बार ऑडिट करता होगा तो उसको एक एक्सपीरियंस मिल जाता होगा और ये एक्सपीरियंस उसका प्रोफेशनल है, तो उस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को यूज करते हुए वो कई बार इंफॉर्मेशन जो उसके सामने दी जाती है वहां पर प्रोफेशनल जजमेंट का यूज करता है। तो प्रोफेशनल जजमेंट के साथ में सबसे बड़ा कीवर्ड क्या है? पास्ट एक्सपीरियंस विद द क्लाइंट। एम आई क्लियर और नॉट? यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि यार इस प्रकार के ऑडिटर, इस प्रकार की कंपनीज में, इस प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन में जनरली प्रॉब्लम आ सकती है। दिस इज अवर पास्ट एक्सपीरियंस और इस पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं क्या कर रहा हूं? प्रोफेशनल जजमेंट ले रहा हूं। तो यही तो क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। तो सर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में आपने ये चीजें हमें कीवर्ड के तौर पे समझा दी कि कुछ चीजें तो याद भी करना पड़ेगा। सर याद करने का भी है क्या कोर्स में? ब्लूप्रिंट मैंने आप लोगों को दिया है, पढ़ा है आप लोगों ने किसी ने कि नहीं आज तक? किसी ने पढ़ा हो ऑडिट का ब्लूप्रिंट? सर कहाँ दिया है आपने? पहले डे पे ही दिया है। तो उसमें कुछ परसेंटेज लिखे हुए हैं, आपको उसको रिमेंबर भी करना पड़ेगा, 10 to 15%। तो वो ऐसी चीजों के लिए है कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में हम रिस्क असेसमेंट, इंडिपेंडेंस, ऑडिट प्रोसीजर, प्रोफेशनल जजमेंट और उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करने से हमारे पास रिकॉर्ड हो जाता है कि कल को हम ऑडिट में अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी प्रकार का कोई फ्रॉड और एरर डिटेक्ट हो जाए और ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, और ऑडिटर क्या बताएगा फिर कि भैया मैंने तो ऑडिट ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे किया है। उस ऑडिट एविडेंस का मेरे पास क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। मैंने प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को पूरी तरीके से यूज किया। कंपनी बोल रही थी कि हमारे ऊपर लिटिगेशन चल रहा है और कंपनी बोल रही है कि डिसीजन हमारे फेवर में आएगा। हमने कंपनी से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी ले लिया और एक कंपनी के अटॉर्नी से रिटर्न एडवाइस ले ली कि क्या इस प्रकार के कोर्ट केस में सेटलमेंट कंपनी के फेवर में आ सकता है। उसकी रिपोर्ट का हमने डॉक्यूमेंटेशन किया। तो ऑडिट एविडेंस के रूप में हम जितने भी ऑडिट एविडेंस हैं उसका हम क्या कर लेते हैं? डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं।
तो सर इसका मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में आपको इवेल्युएट करना है, प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है, रिस्क असेसमेंट करनी है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, और ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी एविडेंस आप कलेक्ट करते हो उसका डॉक्यूमेंटेशन। तो अब मुझे बताइए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब आप अब आपसे कोई पूछे तो केवल ये तो नहीं कहोगे बीइंग अलर्ट, क्या कहोगे सर फिर? अगर कोई लेमन टर्म में आपसे पूछ ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, तो आप क्या कहोगे? दो तीन लाइन आप आपको उसको चिपका दोगे कि सर किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन के ऊपर एक सब्सटेंस, एक डाउट, डाउट वाला आपका क्या होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है आप उसके ऊपर ट्रस्ट ना करें, उसको अपनी ऑडिट प्रोसीजर के थ्रू इवेल्युएट करें कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन या जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है कहीं उसमें किसी प्रकार का कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं। बिल्कुल, अगर लेमन टर्म में आप किसी को समझाओगे तो यही, अगर आप किसी को बोलोगे माइंड सेट और अप्रोच, सेल्फ इवेल्युएशन, तो वो उतने अच्छे से नहीं समझेगा जितना आप समझाने की कोशिश करना चाह रहे हो। तो सर हर इंफॉर्मेशन को जो ड्यूरिंग द ऑडिट आपको प्रोवाइड की जाती है उसको अपनी ऑडिट प्रोसीजर के थ्रू इवेल्युएट करना, एग्जामिनेशन करना, उसके ऊपर क्रिटिकल इवेल्युएशन करना, उसमें क्या रिस्क होने की प्रोबेबिलिटी है क्या, और ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करके उसको वेरीफाई कर लेना कि इसमें किसी प्रकार का कोई मिस स्टेटमेंट नहीं। इस एटीट्यूड को ही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोला जाता है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म किसको मैंने मेंटेन करना पड़ता है? ऑडिटर को। अब यहां पर कुछ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन के तौर पर मैंने एग्जांपल दी है, जैसे कि अब ये मैंने आपके नोट्स में पढ़ने के लिए भी दिए हैं, मैं तो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे ही रहा हूं। जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया है, यू स्टार्ट बाय क्रिटिकली इवेल्युएटिंग द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड बाय द एबीसी कॉर्पोरेशन। अब जैसे आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं तो आपको बहुत सारे सेल्स इनवॉइस देखने को मिलते हैं। तो क्या सेल्स इनवॉइस के बेसिस पर आप कह सकते हैं एक्चुअल में सेल्स हो? और क्या चीज चेक करना चाहिए आपको? ये कंपनी बोल रही है कि हमने मित्तल एंड एसोसिएट्स को 20 करोड़ का माल बेचा, ये सेल्स बिल है, आप ट्रस्ट कर लोगे? और क्या होना चाहिए उसके साथ? क्योंकि ऑडिट आपके लिए नया होगा। सर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डिफर कर सकते हैं, डिपेंड्स करते हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जैसे सेल्स इनवॉइस के साथ में सेल ऑर्डर हो सकता है सर, शिपिंग रिकॉर्ड हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के बिल हो सकते हैं कि एक्चुअल में माल डिस्पैच हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या उसकी स्टॉक रजिस्टर, तो आप ये सब क्या करो, इट इज ए क्रिटिकल इवेल्युएशन। तो क्रिटिकल इवेल्युएशन के साथ में हमने एक वर्ड डाल दिया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को क्या करना, इवेल्युएट करना। आप केवल फेस वैल्यू पर रिलाई नहीं कर सकते कि सेल्स बिल है इसका मतलब एक्चुअल में सेल्स हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर थी वो मैंने यहां पे मेंशन की है, रिस्क असेसमेंट। यार कंपनी ने सेल्स दी हुई है, क्या रिस्क है, क्या रिस्क क्या है सर इसमें? व्हाट इज द रिस्क? सर कहीं कंपनी ने अपने सेल्स बिल को, सेल्स को ओवर वैल्यूड तो नहीं कर रखा है? सर कंपनी अपने सेल्स को ओवर वैल्यूड क्यों करेगी? वो अपने जीपी रेशो को मैनिपुलेट करने के लिए कर सकती है, वो अपने शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करने के लिए। गुरनूर ने सही लिखा है सर, टू सीक इन्वेस्टर की देखो हमारी कंपनी का प्रॉफिट इतना अच्छा है, हमारा जीपी रेशो इतना अच्छा, हमारा बिजनेस इतना अच्छा, हमारा असेट टर्नओवर रेशो कितना अच्छा है। तो यहां पर आपने क्या चेक किया, रिस्क असेसमेंट की, यार कंपनी जो सेल्स दिखा रही है कहीं वो सेल्स ओवर वैल्यूड तो नहीं है। तो आपने यहां पे देखो एक सब्सटेंशियल रिस्क असेसमेंट कर लिया। तो रिस्क असेसमेंट को अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपसे पूछना चाहूं, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं पूछूं, तो रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है? एक सिंपल लाइन आप लिखो, एक सिंपल लाइन, और टेक्निकल लिखने की कोशिश करो जिससे आप एग्जाम में इस चीज को पहचान सको। बच्चों वाली बातें मत लिखना, फ्रॉड,
रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है? हाँ, सिमरन ने इस बार वर्ड बढ़िया वर्ड लिखा, सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट इज अ रिस्क असेसमेंट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्योंकि फ्रॉड एक बहुत स्पेसिफिक वर्ड हो गया, और मिस स्टेटमेंट में दोनों चीजें आ गई। मिस स्टेटमेंट इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने क्या बोला, सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द मिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट, कि क्या इस प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी प्रकार की कोई सस्पेक्टेबिलिटी है। यही तो एक प्रकार का रिस्क असेसमेंट है। जितनी ज्यादा रिस्क होगी, डीपर द एग्जामिनेशन करोगे आप। तो सर आपने क्या करा, ऑडिट प्रोसीजर लगा दी। यही तो आपका प्रोफेशनल स्केप्टिज्म है, कि सर रिस्क ज्यादा है, तो आप आपका एग्जामिनेशन भी क्या कर रहे हो, इंटेंस कर रहे हो, इंटेंस। इंडिपेंडेंस, सर आपके जो भी डिसीजन होना चाहिए वो विद ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। ये वर्ड को भी समझाया है मैंने। सो आप किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब, जल्दी लिखो बेटा फटाफट, आपको ये वर्ड ऑडिट में हमेशा अच्छे से पता होने, बिकॉज आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो सारे स्टूडेंट्स। विदाउट बायसनेस, वेरी गुड। अनबायस्ड डिसीजन, ये क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। अनड्यू इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि नहीं आपको स्टॉक नहीं चेक करना है हमारा, तो आपको इंडिपेंडेंस भी मेंटेन करना चाहिए। और कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन आप मैनेजमेंट से करोगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, आप जैसे वो बोल रहे हैं कि हमारी सेल्स इंक्रीज हुई है, तो आप पूछोगे यार क्यों सेल्स इंक्रीज हुई है, न्यू प्रोडक्ट क्या इतना हिट हो गया है, ये आप कम्युनिकेशन के थ्रू पता कर रहे हो। फिर मैनेजमेंट ने आपको बता दिया, तो उस रिस्क को पता करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो। ये पढ़ना है, सिर्फ ये कीवर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। और जब पूरा एग्जामिनेशन ऑडिट करने के बाद, थ्रू आउट द प्रोसेस लगाने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं ये कह सकता हूं कि आफ्टर ऑडिट ही डॉक्यूमेंटेशन होगा, या टाइम टू टाइम भी हो सकता है। क्या कंप्लीटेशन ऑफ होल ऑडिट वी शुड स्टार्ट द डॉक्यूमेंटेशन, और ड्यूरिंग द ऑडिट? क्या लगता है आपको? टाइम टू टाइम सर। ड्यूरिंग द ऑडिट आपको क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि पूरा ऑडिट कर लिया, घर आ गए, ऑफिस में बैठ के चलो डॉक्यूमेंटेशन। तो आप आज सेल्स बिल चेक कर रहे हो, कल को परचेस बिल चेक करोगे, तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्या होना चाहिए, प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए। तो ये पार्ट आई गेस हमारे पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में छूट गया था। बाकी पूरा हमने ऑडिट रिस्क तो पढ़ लिया था। इसमें मैं एक नट शेल में, एक स्टूडेंट ने पूछा, इनहेरेंट रिस्क को मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार वापस से बता देता हूं, इनहेरेंट रिस्क का मतलब है जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने 2-3 एग्जांपल दिए थे कि आप अगर हाईवे में गाड़ी चला रहे हो, तो कभी भी एक्सीडेंट की रिस्क को आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। इनहेरेंट रिस्क मतलब उस एक्ट में, उस टास्क में ही, उसके टास्क के नेचर में ही जो रिस्क इन्वॉल्व होती हैं, जो कि कंट्रोल को कंसीडर किए बिना। सर मैंने हेलमेट लगा लिया है, इस बात की श्योरिटी है कि हेलमेट लगाने भर से आपको चोट नहीं लगेगी? क्या हेलमेट लगाने से इस बात को 100% श्योर हो सकते हो? नहीं सर। हेलमेट ब्रेक हो सकता है, हैवी एक्सीडेंट होगा तो एयरबैग्स क्या करेंगे और हेलमेट क्या करेगा? तो ऐसा टास्क जिसके नेचर में, तो सर हम ऑडिट करते हैं तो हमेशा रिस्क होती है कि फ्रॉड हो सकता है। क्या रीजन हो सकता है, कितनी सेफ्टी मेजरमेंट ले लो, गिव मी वन एग्जांपल कि सर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, चाहे हम 100% डाटा भी चेक कर ले। सर मैंने 100% डेटा चेक कर लिया, फिर भी क्या आप श्योरिटी से कह सकते हो कि फ्रॉड नहीं है? बताओ क्यों? मेंशन करो कि सर 100% डेटा चेक करने के बाद भी हम ये कह नहीं सकते। क्योंकि सर डॉक्यूमेंट्स तो क्रिएट किए जा सकते हैं। क्या क्रिएट नहीं किए जा सकते क्या? आज सोचो, कल को मैं किसी स्टूडेंट से बोलूं कि यार एक काम करो, मुझे तुम चेक दो 10,000 का। मैंने चेक लिया, मैंने अपने बैंक में डाल दिया।
हाँ डाल दिया सर, आपके बैंक में ट्रांजेक्शन आ गई, स्टूडेंट फीस है, ऑडिटर को बताया स्टूडेंट की फीस है, उसी पैसे को कैश विड्रॉल करके स्टूडेंट को वापस कर दिया। क्या ऑडिटर मेरे जेब में चेक करेगा, वो सीआईडी ऑफिसर है कि आपके जेब में 10,000 रुपए रखे हैं कि नहीं रखे, आपने किसको दिए? तो यहाँ एक्चुअल में तो कोई फीस आई नहीं, मैंने आपसे चेक ले लिया, बैंक में ट्रांजेक्शन घुमा दी। तो एविडेंस कैन बी क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। तो आप 100% डेटा चेक कर लो, मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकता है। और इसके बहुत सारे रीजंस मैंने बताए थे कि आपके पास टाइम कम होता है, कॉस्ट इफेक्टिव आपको सोचना पड़ेगा। तो इन ऐसी रिस्क जो कि कंप्लीटली कभी भी अवॉइड नहीं की जा सकती, जो कि नेचर में ही इन्वॉल्व होती है, और बहुत डिटेल डिस्कशन हमने किया था, उसको हम बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। तो एक टास्क हमने यहां पर और कंप्लीट किया। अब अगले सेगमेंट की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फंडामेंटल सेशन में जनरली मैं वही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कवर कर रहा हूं। मेरा टारगेट है अराउंड 100 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को कवर कर लेना। जैसे आज अगर मैं आपसे टिप्स पे पूछूं, आप में से सारे स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होंगे कि सर हम कंपाइलेशन, प्रिपरेशन, रिव्यू, ऑडिट, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, कंट्रोल रिस्क, सैंपलिंग रिस्क, उसके बाद प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ये जो भी टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी है हमारे अब माइंड में घूम रही होगी। आपको क्या याद करना पड़ेगा? किसी हाल याद नहीं करना पड़ेगा। आपको कोई नींद में उठा के भी पूछेगा तो आप बता दोगे कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या होता है। आप क्लियरली डिस्टिंग्विशमेंट कर दोगे इंडिपेंडेंस फैक्ट वर्सेस इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, अगर आपने लेक्चर को सुना। तो मेरा टारगेट 100 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को कवर कर लेना, जिससे कि आपका 40% पेपर मेरे इन फंडामेंटल से कवर हो जाए। मेरा टारगेट यही है कि 40% एमसीक्यू और एटलीस्ट 10 to 15% सिम्स जो हैं मेरे इन फंडामेंटल लेक्चर में ही कवर हो जाएं। 50% पोर्शन आप केवल, अब मुझे बताओ जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, रिवीजन करने में आपको कितना टाइम लगेगा? और इसके 5 मॉक टेस्ट मैं आपसे लूंगा, कितना टाइम लगेगा जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं? अगर आपको वापस से रिवीजन करना हो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ, हाउ मच टाइम आपको लगेगा? जो हमने 1 घंटा, उन्हें हायर साइड में 1 घंटा बोल रहा हूं, और अगर आपने 2 बार सुन लिया तो 30 मिनट्स में आप पूरा कर लोगे। सैंपल एमसीक्यू दिए जाएंगे आपको, अभी बस वो तैयार हो रहे हैं। मॉक टेस्ट के बारे में मैंने कल बताया था, नंबर अभी डाल दूंगा मैं। अभी मैंने वो टेस्ट बनाया है, तो संडे आप लोगों का टेस्ट है, एडवांस में मैं बता रहा हूं। चलिए, तो अगली टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर, मटेरियलिटी। नोट्स सारे एलएमएस में अपलोड कर देंगे आज, जो पेंडिंग नोट्स हैं वो भी आज मैं सारे अपलोड कर दूंगा। चलिए, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी का सिंपल मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था। मटेरियलिटी का सिंपल और डिक्शनरी मीनिंग अगर बिल्कुल समझें तो ऐसी इंफॉर्मेशन विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ अ यूजर ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर वो इंफॉर्मेशन जो कि पोटेंशियल यूजर ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे। मिस स्टेटमेंट, अब डेफिनेशन अगर पढ़े, मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन आर मटेरियल इफ सब्सटेंशियल लाइकहुड एग्जिस्ट दैट द इंडिविजुअल और एग्रीगेट। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट बात लिखी, वो इंडिविजुअली भी हो सकती है और एग्रीगेट में भी हो सकती है। वो इंफॉर्मेशन जो मटेरियल है, अगर वो मिसस्टेटेड हो जाए या ओमिटेड हो जाए, दे वुड इन्फ्लुएंस द जजमेंट मेड बाय द रीजनेबल यूजर बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप मुझे बताइए, आप एक कंपनी को लोन देने वाले थे और वो कंपनी फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करती थी। वो कंपनी, आप उसको लोन प्रोवाइड करने वाले थे, और कंपनी को एक कोविड-19 को के प्रिवेंशन के लिए एक ड्रग लाइसेंस मिला था कि वो ये वैक्सीनेशन का क्या कर सकती है, प्रोडक्शन कर सकती। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन ले दिया कि नहीं यार, ये कंपनी की जो सैंपल पाए गए हैं वो एज पर दी स्टैंडर्ड नहीं है,
तो हम इनका लाइसेंस अगले 3 महीने में कैंसिल करने वाले। तो आप मुझे बताइए, अगर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन नहीं हो, या अगर कंपनी इसको हाइड कर दे, तो आपके डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन क्या हो गई? मटेरियल हो गई। तो क्या हम मटेरियल इंफॉर्मेशन को केवल क्वांटम में कंसीडर करेंगे कि केवल अमाउंट में ही होनी चाहिए, या किसी प्रकार का कोई डिस्क्लोजर भी हो सकता है जो मटेरियल इंफॉर्मेशन हो सकती है? तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कोई इंफॉर्मेशन और कोई फाइनेंशियल अमाउंट भी मटेरियल हो सकता है, जो पोटेंशियल यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर। तो अब अगर हम थोड़ा और डिटेल पढ़ने जाएं, तो मटेरियलिटी जो होती है वो अकाउंट बैलेंस में हो सकती है। एमसीक्यू में क्वेश्चन है कि सर कंपनी ने एक बहुत बड़ा लॉस, एक कंपनी की बहुत बड़ी बैड डेप्स हो गई, एक सिंपल अकाउंट बैलेंस, एक पर्टिकुलर कस्टमर से हमने कुछ फंड लेना था, उसने डिफॉल्ट कर दिया, ये अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड मटेरियलिटी। अब आप सोचिए, आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट रिसीवेबल का ऑडिट करने जा रहे हैं, एआर का। अब उस कंपनी के 1 लाख कस्टमर है, तो क्या हर कस्टमर का अकाउंट बैलेंस चेक करोगे क्या? या क्या कर सकते हो अपने लेवल पर बताइए, और क्या प्रोसेस कर सकते हैं कि हर कस्टमर का अकाउंट बैलेंस चेक करेंगे, या कुछ और कर सकते हो? क्या कर सकते हो बताइए? सैंपल में भी क्या, सिमरन आपने लिखा सैंपल, बी स्पेसिफिक, ऑडिट में बी स्पेसिफिक रही है, सैंपल्स क्या क्या मतलब? सर हम एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर पे आ गए परवेज इकबाल, इससे बाहर आना पड़ेगा आपको। एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंशियल प्रोसीजर, प्रोफेशन। मैंने आपसे पूछा कि सर एक कंपनी के 1 लाख अकाउंट रिसीवेबल है, 1 लाख कस्टमर है, रिलायंस से कितने सारे यूजर्स हो सकते हैं इसके? क्या सबका अकाउंट्स बैलेंस चेक करोगे उठा के? ऑडिट प्रोसीजर नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या करोगे आप बार बार बोल रहे हो ऑडिट प्रोसीजर। स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक। सर हम एक काम कर सकते हैं, हायर वैल्यू का डिसीजन ले सकते हैं, कि हमने डिसीजन लिया कि हर 20,000 के ऊपर का बिल ही चेक करेंगे। ये डिसीजन आपने ले लिया कि 20,000, तो हम ये कह सकते हैं सर एक अमाउंट ऑफ मटेरियलिटी लेवल कैन बी डिसाइडेड बाय द ऑडिटर, कि इस अमाउंट के बिल को, इस अकाउंट, इस किसी भी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बैलेंस $20,000 से ज्यादा होगा, या $20,000 से ज्यादा सेल्स हुई होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको चेक करेंगे। तो आपने एक डिसीजन बना लिया, एक अमाउंट सेट कर लिया। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन आप डिसाइड कर सकते हो कि यार इतनी सारी सेल्स है ना, एक काम करो, सबसे पहले एक्सपोर्ट सेल्स को अलग करो। ये आपने अलग कर ली, आपने क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में बाइफर्केशन कर दिया कि यार एक्सपोर्ट सेल्स को अलग करो। आपने एक और बाइफर्केशन कर दिया कि यार जो भी नॉर्थ इंडिया में सेल्स हुई है उस सारे सेल्स बिल को निकालो। ये क्या किया आपने? आपने मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड नहीं किया, यहाँ पे आपने सैंपलिंग की कि ये वाले करेंगे। तो तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, मटेरियलिटी और सैंपलिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। नहीं, एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि हमने नॉर्थ इंडिया के बिल्स को चेक करने का डिसीजन लिया, ये मटेरियलिटी है या सैंपलिंग है, तो आप पता चले मटेरियलिटी लिख के आ रहे हो, ये तो सैंपलिंग है सर, मटेरियलिटी थोड़ी। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि आपने नॉर्थ इंडिया में ये भी डिसाइड किया कि आप 20,000 के ऊपर के ही बिल्स को पूरी तरीके से वेरीफाई करोगे, तो ये सैंपलिंग और क्लासिक, सैंपलिंग और मटेरियलिटी लेवल दोनों हो गया। तो सैंपलिंग और मटेरियलिटी लेवल अलग होता है। मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड करने के बाद सैंपलिंग होती है, या सैंपलिंग, सैंपल डिसीजन लेने के बाद मटेरियलिटी लेवल डिसाइड होता है? सर मटेरियलिटी लेवल पहले डिसाइड किया जाता, फिर सैंपल साइज डिसाइड किया जाता कि यार इसमें से सैंपल हम निकालेंगे। तो ये दोनों आपस में कोरिलेटेड। डिस्क्लोजर पे भी मटेरियलिटी चेक की जा सकती कि सर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ड्रग लाइसेंस कैंसिल हो गया। बेंचमार्क,
तो एग्जाम्पल ये माइट इंक्लूड परसेंटेज ऑफ क्लाइंट इनकम, जैसे 5% किसी की रेवेन्यू हो, आप उन प्रोडक्ट को फुल वेरीफाई कर सकते हो जो आपकी टोटल रेवेन्यू का एक स्पेसिफिक परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो मटेरियलिटी लेवल, अच्छा मटेरियलिटी लेवल किस बेसिस पे निकाली जाएगी? अगेन एक और वर्ड मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एज पर दी गैस ऑडिटर जजमेंट, एज पर दी मैनेजमेंट डिसीजन, ऑडिटर जजमेंट, एज पर दी यूएस गैस, और एज पर दी मैनेजमेंट, बताइए किसके हिसाब से निकालोगे? तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। गैस में कभी नहीं लिखा होगा ये बात, पूछो क्यों? क्या गैस बताएगी क्या हर कंपनी के लिए कि इस कंपनी का 50,000 का बिल चेक करना है? अब आप देखो, आप यहां फंस रहे हो, और ये जानबूझकर आपको मैं फंसा नहीं रहा हूं, एग्जामिनर भी ऐसा ही करेगा, वो आपको ऐसा स्पेसिफिक लिख के देगा, डिसाइडेड बाई गैस और ऑडिटर जजमेंट। तो अब मुझे बताइए, क्या मटेरियलिटी सबके लिए एक यूनिफॉर्म हो सकती है क्या? नहीं हो सकती सर। किसी भी लेवल पर मटेरियलिटी एक जैसी नहीं हो सकती। तो मटेरियलिटी इज एंटिटी स्पेसिफिक। क्या बात नहीं, ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, या मैं पहले बोल चुका हूं एक आध बार? एंटिटी स्पेसिफिक और जनरल। सर 20,000 रुपए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रिलायंस कंपनी के लिए 20,000 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिलायंस कंपनी का टर्नओवर 20,000 करोड़ है। तो वहां पे 20,000 का अगर एक छोटा सा एरर हो गया, विच कैन बी इग्नोर, विच माइट बी इग्नोर बाई द ऑडिटर, तो एंटिटी स्पेसिफिक। तो सर यहां पर एक वर्ड हम और यूज कर रहे हैं, मटेरियलिटी इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन और एग्रीगेट ट्रांजेक्शन। जैसे आप सोचिए, एक बहुत बैंक में हमने एक फ्रॉड पकड़ा था, एक कंपनी के बैंक बैंक का नाम तो नहीं लेंगे, उसमें एक मैनेजर थे, और उन्होंने आईटी वाले से एक सॉफ्टवेयर बना लिया कि जैसे आपके अकाउंट में 30,030 पैसे हैं, ये 30 पैसे को आप माइंड करोगे क्या कि कल को बैंक स्टेटमेंट में आपको 30,000 बैलेंस करके बता दिया जाए? विल यू माइंड दिस? आप इग्नोर करोगे। लेकिन सोचो, ऐसे 30 पैसे 30 पैसे 30 पैसे हर मंथ किसी के अकाउंट में क्रेडिट होते हो कुछ चार्जेस के कारण, और वो 30 पैसे कम से कम ऐसे 10,000 कस्टमर के हों, और वो डेबिट करके एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाए। सोचो हर महीने 30 पैसे 30 पैसे 30 पैसे, तो साल के 3 रुपीज 60 पैसे आपके अकाउंट से 3 रुपए 60 पैसे का इधर उधर हो गया, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद किसी को भी नहीं पड़ेगा। जो बैंक अकाउंट रखता है उसके अकाउंट से 3 रुपए 60 पैसे अगर इधर उधर हो गए, तो वो इतना माइंड नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। लेकिन अगर उस बैंक में से 1 लाख कस्टमर हो, और 1 लाख कस्टमर से 3 रुपीज 60 पैसे का अगर फ्रॉड हो जाए, तो वो एग्रीगेट बन के कितना हो गया? 3,60,000 हो गया। तो मटेरियलिटी लेवल केवल हम एक इंडिविजुअल लेवल पर नहीं डिसाइड कर सकते, मटेरियलिटी लेवल हम कई बार एग्रीगेट वे में भी क्या कर सकते हैं कि छोटी 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 जगह सभी अकाउंट में सर कुछ फ्रॉड है, उसको अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो वो मटेरियल हो गया। और अगेन सर, एक फ्रॉड हमने देखा, कंपनी के कैशियर ने किया 100 रुपए का, वो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप नोटिस करो कि कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो अपने लिए 10,000 रुपीज खुद यूज कर लेता है कंपनी के फंड से, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क हो गया सर ये, कि जो कंपनी का डायरेक्टर है, जैसे आज मैं अगर बात करूं कि मेरे AKPS एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, मैं इसमें से 10,000 रुपए निकाल कर अपने पर्सनल लेवल के लिए यूज कर लूं, तो मेरा इंटेंशन क्या है कि कंपनी के फंड को पर्सनल लेवल पर यूज करना। सर कंपनी तो आपकी, बेटा मेरी कंपनी मेरी है, मैं डायरेक्टर हूं, इसका ये मतलब नहीं कंपनी और डायरेक्टर अलग होते हैं। तो अगर कंपनी का डायरेक्टर कोई पर्सनल यूज के लिए एक छोटा अमाउंट भी विड्रॉल करता है, और ऑडिटर के नॉलेज में ये बात आती है, तो ऑडिटर उस इंफॉर्मेशन को मटेरियल मानेगा, और वो हायर अथॉरिटी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हु इज द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ये सब आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मटेरियलिटी लेवल है वो केवल इंडिविजुअल लेवल पर नहीं,
एग्रीगेट लेवल पर भी होता है, और जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल और केवल नॉन फाइनेंशियल लेवल पर ही। तो सर हमने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे कि एक आप एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं और आपने एक थ्रेशोल्ड बना ली कि यार 1 लाख इज योर मटेरियलिटी लेवल। वेरियस फैक्टर को, साइज, इंडस्ट्री और रिस्क फैक्टर को कंसीडर करके आपने क्या डिसीजन लिया, 1 लाख। तो आपने एक नोटिस किया कि यार 90,000 का मिस स्टेटमेंट, तो देखा जाए तो ये 1 लाख से कम है, लेकिन अगर ऐसे 90 के 4-5 मिल जाए तो वो एग्रीगेट में लाकर आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिस स्टेटेड कर सकते हैं। सो ऑडिटर माइट कंसीडर इट इज इमटेरियल। हम जैसे लिख रहे हैं कि हमने डिसाइड किया कि हमारे लिए जो मटेरियलिटी लेवल है वो $100,000 है, और हमको किसी कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 90,000 से ओवर स्टेटेड मिली। However, they would still report to the company's management correction। तो आप मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड करोगे कि देखिए 90,000 का हमें ओवर स्टेटमेंट मिला है, हमारा मटेरियलिटी लेवल 1 लाख है, बिल्कुल नियर अबाउट। तो यहां पे उन्होंने इसीलिए तो लिखा है वुड स्टिल रिपोर्ट टू कंपनीज मैनेजमेंट फॉर करेक्शन। तो आपको भी एग्जामिनर में ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि 1 लाख है और मटेरियलिटी लेवल 90,000 मिला, और आपको वहां लिख दिया गया कि इग्नोर, पता चले आप इग्नोर करके आ जाओ। नहीं, ऑडिट में सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि कहीं वहां पर ये तो नहीं लिखा है रिपोर्ट टू कंपनीज मैनेजमेंट फॉर करेक्शन। नहीं तो पता चले आप तो बोलो कि सर आपने तो बोला था कि कंपनी ने 1 लाख का बिल ही चेक करना, 1 लाख मटेरियलिटी लेवल है, उसके नीचे के बिल को चेक नहीं करना। मैंने ये बोला, मैंने ये तो नहीं बोला कि नहीं करना, लेकिन नॉलेज में आ गया बिल्कुल नियर अबाउट तो इसको इग्नोर करो, मैंने ये कहां बोला है। तो ध्यान रखिए कई बार सीधा साधा क्वेश्चन नहीं होगा। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजों को मैं आपको अगेन क्या करूंगा, रिमाइंड कराऊंगा, जिससे आप चीजों को और बेटर तरीके से